नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश भर में सर्दी का सितम लगातार जारी है। शीतलहर से जहां आम जनजीवन प्रभावित है, तो वहीं कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। घने कोहरे की वजह से रेल हवाई सेवा पर असर पड़ा है। कई जगहों पर कई जिलों में पारा माइनस के पार पहुंच गया है। फसलों पर बर्फ जम गई है। वहीं सड़कों पर भी वाहन चालकों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड से निजात पाने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिख रहे हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट जारी है। तो प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है और ठंड से ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। और जयपुर से हमारे साथ राकेश गोसाई जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। राकेश, ये बताइए कि वहां पे सर्दी का क्या हाल है, किस तरह से लोग निजात पाने के लिए अपने इंतजाम कर रखे हैं, प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम है? देखिए माजिद, जिस प्रकार से पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी और बरसात हो रही है, उससे सर्दी का असर प्रदेश भर के अंदर जबरदस्त देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर में भी काफी गिरावट है। इसके अलावा प्रशासन की अगर जहां तक बात की जाए तो रैन बसेरे कहीं पर लगाए हुए हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। अभी भी लोग सड़कों के ऊपर सोए हुए रहते हैं। अलाव का सहारा लेकर कहीं न कहीं वो सर्दी से बचने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सर्दी का मौसम है और स्वाइन फ्लू की जैसी बीमारियां यहाँ पर देखने को मिलती है। कई तकरीबन 2 दर्जन से अधिक कैजुअल्टीज यहां पर देखने को मिली है। लोग खासे इस बीमारी से भी खासे इस समय परेशान है। एहतियात रखने की बहुत जरूरत है। जिस प्रकार से मैं दिखाऊं कि इस प्रकार लोग अभी भी यहां पर अलाव का सहारा ले रहे हैं और अलाव के सहारे से ही अपनी सर्दी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको अगर प्रदेश भर के तापमान के बारे में एक बार अपडेट करा देता हूं कि प्रदेश भर में शीतलहर के कारण तापमान में गिरावट का दौर जारी है। सीकर के फतेहपुर में बुधवार को पारा 0.2 डिग्री गिरकर 0 पर आ गया। यहां 7 दिन बाद पारा इस स्तर पर पहुंचा है। चूरू में न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री की गिरावट के साथ 3.5 डिग्री दर्ज किया गया। जयपुर की अगर मैं बात करूं तो शीतलहर का दौर यहां पर जारी है। जयपुर में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके अलावा तमाम हर जिले की अगर बात की जाए, मैं इस समय रेलवे स्टेशन पर हूं और रेलवे स्टेशन पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ जयपुर आया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर अगर ठंड से बचने का अगर कोई प्रयास कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अलाव है और अलाव का ही सहारा लेकर पूरी कई बार तो रात गुजारनी पड़ रही है। और यहाँ पर दिन दोपहरी के अंदर भी ये देखने को मिलता है कि लोग अलाव का सहारा लेते हैं। और दूसरी अहम बात यहाँ पर यह है कि लोगों को एहतियात बरतना चाहिए। इस समय लोगों राकेश, वहां पे सारे लोग वहां पे मौजूद हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करिए कि किस तरह से उन्हें परेशानी हो रही है ठंड से और यात्रा पे किस तरह से असर पड़ा हुआ है। देखिए, मैं कुछ लोगों से बात करा दूं कि कहां से आए हैं आप लोग और किस तरह से ठंड से निजात के लिए व्यवस्था करते हैं। सर, रेलवे का एग्जाम रिजर्वेशन करवाने आए हैं। यहाँ से पास में रूम है। कोई रैन बसेरा सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं। सर्दी का लहर ज़्यादा चल रही है, लोग परेशान हैं। अलग एक सहारा आ रहा है बचने के लिए। बस शीतलहर से काफ़ी लोग परेशान हैं, बीमार हो रहे हैं। स्वाइन फ्लू है, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है लोगों पे। ये देखिए, आप यहाँ पर एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट्स भी हैं। कई लोग यहाँ पर आए हुए हैं जिन लोगों का यही कहना है मात्र, क्योंकि सर्दी का सितम तो है ही, साथ में स्वाइन फ्लू जैसी ये बीमारी भी है। इससे बचने के लिए कम से कम अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग बाग अपनी सर्दी को दूर भगाने के लिए। जयपुर रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिला है कि यहाँ पर भी किसी प्रकार से कोई रैन बसेरा नहीं है। जो रिजर्व जगह है वहीं पर रैन बसेरा। जानकारी के लिए शुक्रिया। तो सर्दी का सितम लगातार जारी है। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर पर। अयोध्या जमीन विवाद मामले की सुनवाई आज से सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच करेगी, जिससे इस मामले के जल्द निपटारे की उम्मीद जताई जा रही है। अयोध्या जमीन विवाद मामले में आज का दिन काफी अहम साबित होने वाला है, क्योंकि आज से अयोध्या मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ करेगी। सुप्रीम कोर्ट की इस संवैधानिक पीठ में 5 जज शामिल होंगे और इस संवैधानिक पीठ का नेतृत्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई करेंगे। मुकदमे की सुनवाई के लिए 5 जजों की पीठ के गठन पर इस मामले से जुड़े पक्षकारों ने खुशी जताई है। हम इसके लिए जो है
पहले से भी हम लोग चाहते रहे कि जो है इसकी सुनवाई जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो है जज साहब जो है होंगे उतनी ही अच्छी सुनवाई होगी, उतना अच्छा ही फैसला होगा। 5 बेंच हो गए तो और अच्छा ही है और जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा, जो काम देर होना था और जल्दी से जल्दी निर्णय हो जाएगा। आइए जान लीजिए 5 जजों की बेंच के गठन पर पक्षकारों के वकीलों का क्या कहना है। ये बिल्कुल एक सही फैसला है और इसके बारे में तो पहले भी कोर्ट से दरखास्त की गई थी कि 5 जजों की बेंच या उससे ज़्यादा की जजों की बेंच बनाई जानी चाहिए, लेकिन वो किसी भी वजह से वो एक जुडिशियल ऑर्डर में रिजेक्ट हो गया था। अभी प्रेजेंटली ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये मुनासिब समझा है कि इसको 5 जजेस से सुनना चाहिए, तो वो एक बहुत अच्छा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार ये अनप्रेसिडेंटेड है कि जुडिशियल वर्डिक्ट के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ये मामला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेजा गया है, और अगर ये मामला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेजा गया चीफ जस्टिस द्वारा तो उसमें पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रश्न फ्रेम होंगे और उसके बाद इस मसले की आगे सुनवाई की। आज से 5 जजों की पीठ जरूर सुनवाई करेगी, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि संवैधानिक पीठ मामले की सुनवाई रोजाना करेगी या नहीं। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि ये पीठ पहले संवैधानिक प्रश्नों को फ्रेम करेगी और उसके बाद ही आगे की सुनवाई होगी। हालांकि इस पूरे मामले में यह देखना होगा कि अगर संविधान पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई दिन प्रतिदिन के आधार पर करता है तो उम्मीद यह भी लगाई जा रही है कि राम जन्मभूमि विवाद मामले में फैसला जल्द से जल्द आ सकता है। हालांकि 5 जजों की संविधान पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी तो देखना यह भी होगा कि आने वाले दिनों में संविधान पीठ कौन कौन से वो संविधान के क्वेश्चन को आने वाले दिनों में फ्रेम करेंगे जिसको लेकर संविधान पीठ का गठन किया गया है। बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को मामले में फैसला दिया था और जमीन को रामलला, विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के बीच बराबर बांट दिया था। लेकिन सभी पक्षकारों ने 13 अपीलों के जरिए हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी, जिसमें 4 जनवरी को ही पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले की सुनवाई के लिए बेंच गठित करने की बात कही थी और मंगलवार को 5 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी 124वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हो गया है। अब इस बिल के पास हो जाने के बाद सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 2019 के शुरुआत में बड़ा गिफ्ट दिया है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी सामान्य वर्ग के गरीबों के आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन बिल राज्यसभा में पास हो गया, जिसके बाद अब सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलने लगेगा। ऐसे संवैधानिक प्रावधान किया जा रहा है इस संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से कि उन लाखों परिवार के ऐसे सामान्य वर्ग के लोगों को जो गरीबी रेखा के आसपास अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर है, उनको इससे शैक्षणिक संस्थाओं में और सरकार की सेवाओं में नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। इस बिल के पास होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वो राज्यसभा में बिल को मिले समर्थन से काफी खुश हैं और ये सामाजिक न्याय की जीत है। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण पर मोहर लगाकर सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और मजबूत करने का काम किया गया है। बता दें कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में 124वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था। बिल में सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का प्रावधान है। इस पर राज्यसभा में करीब 8 घंटे चर्चा हुई और 30 से ज्यादा नेताओं ने अपनी बात रखी। राज्यसभा में वोटिंग हुई और इस बिल के पक्ष में 165 वोट पड़े, जबकि विरोध में सिर्फ 7। अब राज्यसभा से पास हो जाने के बाद इस बिल को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद से कानून बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
राज्यसभा की 15वीं विधानसभा का सत्र शॉर्ट टर्म की नोटिस को लेकर घमासान मचा हुआ है। इसको लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि सरकार और विधानसभा स्पीकर मेघवाल आमने सामने हो गए हैं। 15वीं विधानसभा पर संवैधानिक संकट, शॉर्ट टर्म नोटिस पर घमासान, आमने सामने सरकार और स्पीकर, राज्यपाल के पास पहुंचा विवाद। जी हां, प्रदेश में 15वीं विधानसभा का गठन हो चुका है और नई सरकार ने भी काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन 15वीं विधानसभा के पहले सत्र को लेकर घमासान शुरू हो गया है। शॉर्ट टर्म नोटिस पर सत्र बुलाने पर सरकार और विधानसभा स्पीकर आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी आनन फानन के अंदर तमाम संवैधानिक प्रावधानों को दरकिनार करते हुए 21 दिन के नोटिस के बजाय बिना नोटिस के जिस प्रकार सदन आहूत करने की बात कर रही है, मैं समझता हूं कि शायद सरकार विधानसभा का सामना करने से कतरा रही है। ये सारा मामला चूंकि इसलिए है कि वो बीजेपी के स्पीकर थे और हैं, बीजेपी पार्टी ने बनाया था उन्हें, और अब सरकार आ गई है कांग्रेस की, इसलिए सारा झगड़ा जो है उनको अपना अस्तित्व दिखाने के लिए ये सब किया जा रहा है। शॉर्ट टर्म नोटिस को लेकर विवाद यहीं तक नहीं रहा। स्पीकर ने पूरे मामले को लेकर राज्यपाल कल्याण सिंह के पास पहुंचे और नियमों का हवाला देकर सरकार के खिलाफ अपनी आपत्ति जताई। हालांकि वहीं सरकार की तरफ से भी सफाई दी गई और मामला सुलझा लेने की बात कही। अब वो दो बातें कह रहे हैं कि एक तो ये कि 21 दिन का क्लियर नोटिस नहीं है, तो कई बार असेंबली 21 दिन के पहले भी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब जान लीजिए विवाद की पूरी वजह क्या है। शॉर्ट टर्म नोटिस पर सत्र बुलाने पर स्पीकर मेघवाल सहमत नहीं। विवाद को लेकर स्पीकर मेघवाल मिले राज्यपाल से। मेघवाल ने सत्र की तिथि आगे बढ़ाने की मांग रखी। राज्यपाल ने 15 जनवरी से सत्र चालू करने के लिए जारी किया वारंट। टकराव के चलते हो सकती संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न। सामान्य तौर पर सत्र चलाने की समयावधि है 21 दिन। शॉर्ट टर्म नोटिस पर सत्र चलाने के लिए सरकार को विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा करनी होती है। नियमों के प्रावधान के बावजूद भी इस प्रकार की परंपराएं भी रही है, विशेष परिस्थिति में बुलाया जा सकता है। पहले भी बुलाया गया है, मेरे समय भी बुलाया गया है शॉर्ट टर्म में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस प्रकार का इशू खड़ा करना, मैं समझता हूं उस पुरानी परंपराओं को देखते हुए आसन की गरिमा के अनुकूल नहीं मानता। चाहे सरकार कोई हो, विपक्ष में कोई हो, आसन पर कोई व्यक्ति बैठे, नियम परंपराओं से चलता है सदन हमेशा, और आसन को उसका पालन करना पड़ता है। अभी विवाद क्यों खड़ा किया गया है, ये तो ये लोग ही जाने। बहरहाल प्रदेश के संसदीय इतिहास में अपने तरीके का ये पहला मामला है कि सत्र शुरू होने से पहले ही सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, जिससे कहीं न कहीं एक संवैधानिक संकट भी खड़ा जरूर हुआ है। हालांकि सरकार भी इसे जल्द सुलझाकर सत्र शुरू करने की बात कह रही है और दोनों ही पार्टियों की तरफ से सियासत भी तेज हो गई है। 15वीं विधानसभा के सत्र को आहूत करने को लेकर उठाई गई आपत्ति अब राजभवन पहुंच चुकी है। अब देखना होगा कि राज्यपाल कल्याण सिंह और सरकार मिलकर क्या रास्ता निकालते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि 15 जनवरी को सत्र आहूत हो पाता है या नहीं हो पाता। कैमरा पर्सन अमन के साथ सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। बीजेपी में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का इंतजार जारी है। पार्टी की ओर से बनाए गए ऑब्जर्वर प्रदेश के दौरे पर कब आएंगे, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है, जिससे नेता प्रतिपक्ष की रेस में शामिल नेताओं की उम्मीदें बरकरार हैं। प्रदेश में कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष, इस पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है और बीजेपी में नेता प्रतिपक्ष चुने जाने का इंतजार लंबा होता जा रहा है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व ने अरुण जेटली और अविनाश खन्ना को नेता प्रतिपक्ष बनाने की जिम्मेदारी तो सौंपी है, लेकिन अभी तक ना तो प्रदेश के दौरे पर दोनों ऑब्जर्वर के आने की तारीख और न ही विधायक दल की बैठक का दिन तय हो पाया है। लिहाजा नेता प्रतिपक्ष की रेस में शामिल नेताओं की उम्मीदें जिंदा है। इस रेस में 85 साल के बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश मेघवाल भी शामिल हैं। केंद्र राज्य सरकार में कई बार मंत्री रह चुके मेघवाल अब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाने को बेताब है।
पार्टी अपनी तरफ से दायित्व देगी तो उसको स्वीकार करेंगे। मेरा भी नाम आया है और इसलिए मेरे नाम के आने के बाद मैं ये सोचता हूँ कि अगर मुझे दायित्व दिया गया तो मैं ईमानदारी से उसका निर्वहन करूंगा। मेघवाल के अलावा नेता प्रतिपक्ष की रेस में बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया भी शामिल हैं। प्रदेश में कई बार मंत्री रह चुके कटारिया का नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी के बारे में कहना है कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे अच्छी तरह से निभाएंगे। मैं कभी कहीं किसी बात के लिए कभी गया नहीं हूँ, कभी जाता नहीं हूँ। जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उसको बखूबी अच्छी तरह से निभाऊंगा। यहाँ सारे विधायक मिलकर के जो तय करेंगे, केंद्र के पर्यवेक्षक आएंगे। इसके साथ ही बीजेपी सरकार में कई बार मंत्री रह चुके दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ भी नेता प्रतिपक्ष की रेस में हैं। राठौड़ फ्लोर मैनेजमेंट और सत्ता पक्ष को घेरने की बारीकियां बखूबी जानते हैं, लेकिन राठौड़ नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं जमीनी कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मैं मेरे मुख से किसी तरह की बात नहीं कह सकता। इसलिए मैं उम्मीद भी मेरे को नहीं है कि मैं बनूं या नहीं बनूं, ये भविष्य के गर्भ में है। उम्र के लिहाज से 60 साल के राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी में सबसे फिट बैठ रहे हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष बनने में 70 से ज्यादा उम्र के मेघवाल और कटारिया के लिए उम्र आड़े आ सकती है। तो वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की नेता प्रतिपक्ष को लेकर राय भी खासी मायने रखती है। नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में वसुंधरा राजे अकेली नहीं है। पार्टी आलाकमान भावी चुनौतियों को ध्यान में रखकर किसी और नेता के नाम पर भी सहमति बना सकता है। इसलिए गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ और कैलाश मेघवाल की उम्मीदें जिंदा हैं। बहरहाल 14 जनवरी के बाद ही पता लगेगा कि आखिर पार्टी किस नेता के नाम पर सहमत होती है और किस तरह से वो सत्ता पक्ष को घेरने के लिए रणनीति बनाती है। कैमरा पर्सन सोन शर्मा के साथ बाबूलाल थायल, न्यूज 18 जयपुर। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद राहुल गांधी ने पहली किसान रैली के जरिए 2019 लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज कर दिया। रैली में प्रदेश भर में आए किसानों ने हिस्सा लिया। लोगों का उत्साह देखकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गदगद दिखे और केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किए। वहीं रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए गए थे। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद राहुल गांधी की किसान रैली को लेकर लोगों में खासा उत्साह रहा। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित इस रैली में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए, जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा का चुनावी शंखनाद करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किए। इससे पहले जयपुर एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर पर सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत गहलोत कैबिनेट के कई मंत्रियों ने राहुल गांधी का स्वागत किया। एयरपोर्ट से राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से सभा स्थल पर पहुंचे। रैली के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और 8 आईपीएस, 40 आरपीएस, 20 सीआई और एसआई की तैनाती की गई थी। वहीं 3000 पुलिस अधिकारी और जवान भी तैनात रहे। इसके अलावा 157 महिला कांस्टेबल को भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया था। साथ ही 3 ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही थी। सभा स्थल का मुख्य मंच 60 फीट लंबा और 32 फीट चौड़ा बनाया गया था, जबकि सभा स्थल को 3 भागों में बांटा गया था। पहले ब्लॉक में मंत्री, विधायकों और प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बैठने की व्यवस्था की गई थी। राहुल की रैली को लेकर खुद सीएम अगर आप ये सोचते हैं कि व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता तो और अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो झुंझुनू से आई ये खबर आपको अपनी सोच पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर सकती है। जब हम आए तो नए नए थे तो टाइम पास नहीं होता था हमारा, तो फिर डिप्टी साहब से कह के हम कुछ एक कॉपी किताब मंगवाए थे, तो उन्होंने पेपर पे चित्र बनवाया, फिर देखे अच्छा बनाता है। इसके आगे की कहानी दीवारों पर उकेरे गए ये सजीव चित्र बयां कर रहे हैं। महावीर जीवन के अंधेरे से लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो देवाधिदेव महादेव अपने आशीर्वाद से संजीवनी का संचार कर रहे हैं। झुंझुनू जेल में बदलाव की बयार बह रही है। तन की तो खोली आंखें, मन की भी खोल दे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। डिप्टी जेलर की पहल से यहाँ के कैदियों का जीवन संवर रहा है।
आया था तो जेल में आने के बाद में काफ़ी टेंशन में रहता था, तो यहाँ आने के बाद में डिप्टी साहब ने हमको बोला तो योग या करो, उसके बाद में हम योग करने लगे, योग करवाने लगे और सब टेंशन फ्री रह रहे हैं, सबको योग करवा रहे हैं और हमका खूब सहयोग कर रहे हैं। और कब हम योग कर रहे हैं यहाँ आने के बाद, हाँ सब ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, सबको करवा रहे हैं। सुबह सुबह सब 7 बजे से 8 बजे तक योग कर रहे हैं, योग करवा रहे हैं, सब रुचि ले रहे हैं। और हम अच्छी रिहर्सल करते हैं, हमें गाना बजाना सीख लिया हमने और हम चाहते हैं कि हम बाहर जाकर भी यही काम करेंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा इससे। गाना बजाना करेंगे जिससे हमारा परिवार चलेगा। डिप्टी जेलर की पहल से जिला जेल की पहचान बदल रही है। कारागृह सुधार गृह की तरह काम करता दिखाई दे रहा है। क्या दूसरे जेलर भी मोइनुद्दीन पठान के दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे? जन्म देने वाले इतना तो बोल गए, जन्म देने वाले इतना तो बोल। जेल में अक्सर यही सुना जाता है कि सजा याफ्ता अपनी सजा काट रहे हैं, लेकिन झुंझुनू की जो जिला जेल है यहाँ पर आकर खुशनुमा माहौल देखा जा सकता है। इस जेल में हर रोज पूरी तरह योगा होता है, वहीं भजनों की भी गूंज होती है। हर रोज एक नई क्रिएटिव यहाँ पर नजर आती है। झुंझुनू जेल ऐसी जेल है, यहाँ पर कुछ बंदी है जो अपने आप को पूरी अपनी प्रतिभा भी दिखा रहे हैं। एक बंदी राजा राम जिसने ऐसी चित्रकारी की है जो पूरी जेल को एक नया और एक नया पूरा संदेश दे रही है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज 18 झुंझुनू। गुलाबी शहर जयपुर में एक बार फिर 23 जनवरी से शब्दों का संसार सजेगा। शब्दों के इस महाकुंभ में देश दुनिया के लेखक और साहित्यकार अलग अलग विषयों पर संवाद करते नजर आएंगे। जयपुर में सजेगा शब्दों का संसार। 23 जनवरी से लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। फेस्टिवल में शामिल होंगे लेखक साहित्यकार। पिंक सिटी में 23 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक शब्दों का संसार यानी लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज होगा, जिसमें कई दिग्गज लेखक और साहित्यकार हिस्सा लेंगे। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता के मुताबिक इस बार जेएलएफ समारोह डिग्गी पैलेस में होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय 5 दिवसीय आयोजन में 221 साहित्यिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। 389 लेखकों और साहित्यकारों के मुख्य वक्ता के रूप में सत्र होंगे। 21 विदेशी भाषाओं के रचनाकार फेस्टिवल में शामिल होंगे। स्थानीय भाषाओं के 241 स्पीकर होंगे। विदेशी भाषाओं के 112 वक्ताओं को मंच मिलेगा। 5 लाख देसी विदेशी लोगों के आने की संभावना है। क्लाकर्स आमेर में 4 दिन तक म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा। एक दिन आमेर महल में संगीत का कार्यक्रम होगा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हर जरूरी चीजों का ख्याल रखा गया है, जैसे पार्किंग की व्यवस्था महाराजा और महारानी कॉलेज में होगी, जबकि टिकट काउंटर्स को पार्किंग की जगह शिफ्ट किया जाएगा। वहीं सफाई व्यवस्था का जिम्मा नगर निगम के पास रहेगा। तो फेस्टिवल में डॉक्टर्स, एम्बुलेंस और इमरजेंसी सेवाओं समेत स्वाइन फ्लू का पुख्ता इंतजाम किया गया है। और जैसा ये हर साल होता है डिग्गी पैलेस के प्रांगण में होगा। और अभी इसके व्यवस्थाओं के बारे में जो जेएलएफ के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे और सारे कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे मीटिंग हुई है। और इसमें काफी, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये इसका बहुत वृहद पैमाने पे अब विस्तार हो चुका है। स्वाइन फ्लू के साए में हो रहे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल आयोजन में विदेशी वक्ताओं ने भाग लेने की सहमति देकर अमेरिकी एडवाइजरी को खारिज कर दिया है, जिसमें विदेशी नागरिकों को राजस्थान का दौरा करने पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई थी। जयपुर से न्यूज 18 के लिए प्रेम मीणा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।